बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है। एक होता है यू टर्न और एक होता है चकावा। ये पंजाबी का लफ्ज़ है, जो लोग पंजाबी बोलते हैं वो इसको अच्छी तरह समझते हैं, यानी डॉज। इमरान खान साहब ने आज जितने भारत के अखबारात हैं उनको आग लगी हुई है, वो आग बगुला है इमरान खान साहब के ऊपर। मैं निकाल के आपको दिखा देता हूँ कैसे। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने काम ही ऐसा किया उन्होंने। सबसे पहले जो है वो आप न्यूज़ 18 उन्होंने देखा, पाकिस्तान यू टर्न ऑन इंडिया इंपोर्ट्स बायलैटरल टाइज हिट एज इमरान खान कैबिनेट रेजेज आर्टिकल 370 इशू। वो कह रहे हैं पाकिस्तान ने यू टर्न ले लिया इंडिया से इंपोर्ट्स के मामले के ऊपर, और जो हमारे दो तरफा ताल्लुकात हैं उनके ऊपर असर पड़ गया, क्योंकि काबीना ने इमरान खान साहब की 370 के इशू को उठा दिया। काबीना में आज क्या हुआ मैं आपको बताऊंगा। और मैंने आपको कल भी बताया था कि यानी जो पहले मैंने वीडियो की इससे पहले वाली, उस वीलॉग का एक हिस्सा मैं अभी आपको सुनाता भी हूं कि मैंने आपको क्या बताया था कल और आज हुआ क्या। ये एक और अखबार है हिंदुस्तान टाइम्स, उन्होंने भी इसको यू टर्न लिखा और ट्रेड जो है वो इंडिया के साथ पाकिस्तान ने कैंसिल कर दिया है और उस पर यू टर्न ले लिया है। एनडीटीवी ने भी एग्जैक्टली यही लिखा है, पाकिस्तान यू टर्न ऑन प्लान्स टू रिज्यूम इंडिया इंपोर्ट्स आफ्टर पॉलिटिकल बैकलैश। यानी सियासी एक बैकलैश आया, एक दबाव आया, उसके बाद पाकिस्तान ने यू टर्न ले लिया इंडिया के साथ जो वो रिज्यूम करने जा रहा था या बहाल करने जा रहा था अपनी तिजारत को। उसके बाद ये एक और अखबार है टाइम्स ऑफ इंडिया, उन्होंने भी इसको यू टर्न लिखा है। भारत के जितने अखबारात हैं, जितने टेलीविज़न हैं, वो सारे आज मातम कर रहे हैं, क्योंकि उनकी कामयाबी सिर्फ इस बात में थी कि पाकिस्तान 370 की बहाली के बगैर भारत के साथ वापस ताल्लुकात इस्तवार कर ले। इसी बात का सबको डर था। जब कल काबीना की इक्तिसादी कमेटी ने इसके बारे में बात की और हमाद अजहर साहब की सदारत में यह तय हो गया कि भारत से इंपोर्ट की जाएगी, चीनी भी मंगवाई जाएगी, और ना सिर्फ चीनी मंगवाई जाएगी भारत से बल्कि कपास और धागा भी मंगवाया जाएगा। जब ये खबर आई तो उसके बाद बहुत ज़्यादा तशवीश थी। मैंने हुकूमती हलकों से रब्ता किया, उन्होंने कहा जी कैबिनेट के अंदर इसका फाइनल डिसीजन होगा। कुछ वज़रा से मेरी बात हुई थी, मैंने आपको क्या कहा था पिछले वीलॉग में, ये ज़रा सुने आप। डिसीजन आज होगा, आज काबीना का इजलास होगा दोपहर को, उसमें इमरान खान साहब बाकी वज़रा बैठेंगे। कुछ वज़रा ने मुझे बहुत साफ कहा क्लियरली, उन्होंने कहा जी हम मुखालफत करेंगे, हम ये कहेंगे दुनिया में कहीं से मंगा लें चीनी, दुनिया में कहीं से मंगा लें कपास, आपको सब्सिडी देनी पड़ती है सब्सिडी दें, हुकूमत के अरबों रुपए खर्च हो जाते हैं खर्च कर लें, लेकिन भारत के मामले में जो आपका मौक़िफ़ है उस पर यू टर्न ना लें, उसके ऊपर सर नीचा ना करें। हम पहले कौन सा कोई बहुत जो है वो ऐसी शाहाना ज़िंदगी गुजार रहे हैं, पहले भी कर्जे चढ़े हुए हैं, पहले भी कोई बहुत अच्छे हालात नहीं हैं, तो थोड़ा बहुत बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन भारत के सामने आप ना झुकें। ये मशवरा कई वज़रा ने मुझे आज कहा, 3-4 वज़रा से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा जी हम तो ये मशवरा देंगे और हमारी अक्सरियत यही सोच रही है कि हम ये इसके ऊपर फड्डा डालेंगे। तो मैंने आपको पहले कहा था कि इसकी मुखालफत की जाएगी। आज मेरी जब उन वज़रा से बात हुई तो उन्होंने कहा जी कि वो तो मुखालफत की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मैंने पूछा क्यों नहीं पड़ी, उनमें से 2 ने मुझे बताया कि हमें तो बोलने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने ही छूटते ही इसके ऊपर बोलना शुरू कर दिया। और प्राइम मिनिस्टर के जो अल्फाज मुझे उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कमाल हो गया का वर्ड इमरान खान साहब ने इस्तेमाल हो गया कि कमाल हो गया, हम कैसे इंडिया के साथ तजारत कर सकते हैं, हम कैसे उसके साथ ताल्लुकात बहाल कर सकते हैं। हमने एक असूली शर्त रखी हुई है कि 370 को बहाल करेगा तब हम उसके साथ बात करेंगे। जब तक मकबूजा कश्मीर का मामला हल नहीं होता तब तक पाकिस्तान भारत के साथ ताल्लुकात बढ़ाने का नहीं सोच सकता। मुज़ाकरात कर सकते हैं सिर्फ कश्मीर के मामले के ऊपर, कश्मीर के मामले को ठीक करें उसके ऊपर बात कर सकते हैं, वहीं से आगाज होगा किसी भी चीज़ का, ना तजारत से होगा, ना दोस्ती से होगा, ना बाकी चीज़ों से होगा। हम वो स्टेप ज़रूर उठाएंगे जो कश्मीर को फ़ायदा देंगे, या कश्मीर की आज़ादी की तरफ जाएंगे, या कश्मीरियों को उनका हक दिलाने की तरफ जाएंगे। ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का मौक़िफ़ था, और उन्होंने क्योंकि फाइनेंस डिपार्टमेंट ने ताजरों और सनतकारों की फरमाइश के ऊपर कि उनको ज़रा मुनाफा हो जाता है इसके अंदर और ज़्यादा मुनाफा हो जाता है, ये बनाकर भेजा था सारा प्रपोजल, लेकिन और कल मंजूरी इसकी हो भी गई थी। जो इक्तिसादी राब्ता कमेटी है काबीना की, उसने इसकी मंजूरी दे दी थी, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने इसको उड़ा के रख दिया। उन्होंने कहा नहीं, और बहुत सारे वज़रा को बोलने का मौका ही नहीं मिला। मेरा उसूली मौक़िफ़ है, देखें बात यह है कि हमें कुछ मुनाफा कम मिल जाएगा, हो सकता है हम थोड़ा मुश्किल में पड़े रहें, हो सकता है कुछ चीज़ों की कीमत थोड़ी ज़्यादा हो जाए, हुकूमत को सब्सिडी देनी पड़ जाए। पहले भी कौन से हम बहुत अमीर हैं, लेकिन
अगर हम अपने उसूली मौक़िफ़ को नहीं छोड़ेंगे और अपने मुसलमान बहन भाइयों के खून के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, तो मेरा ये ईमान है, मुझे ऐसा लगता है कि हमारा अल्लाह हमें अकेला नहीं छोड़ेगा, वो कहीं ना कहीं से हमें रास्ता निकाल कर देगा। देखिए, दुनिया ने अपनी अपनी असेसमेंट की हुई थी, हर मुल्क अपने बारे में कुछ सोच रहा था, सबकी अपनी अपनी प्लानिंग थी। कोरोना वायरस आया अल्लाह की तरफ से, सबकी प्लानिंग धड़ी रह गई। वो आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी देता है, आपको मौके भी देता है, आपको आजमाइश में भी डालता है। अल्लाह पे भरोसा करें और जो अल्लाह का हुक्म है उसके मुताबिक चलें। हम अपने मुसलमान बहन भाइयों को अकेला नहीं छोड़ेंगे, कश्मीरियों के हक के लिए लड़ेंगे, अल्लाह हमारे लिए रास्ता निकालेगा इंशाअल्लाह। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने दिल जीत लिया पाकिस्तानियों का, कश्मीरियों का। ये जो उन्होंने फैसला किया इसके ऊपर बहुत दबाव था, मीडिया में भी, पॉलिटिकली भी डिस्कशन बहुत ज़्यादा हो रही थी। अब भारत के अखबारात को आग लगी हुई है, वो इसको यू टर्न कह रहे हैं। कुछ पाकिस्तानी सहाफ़ी और सुर्खे भी इसको यू टर्न कह रहे हैं, क्योंकि वो भारतीय अखबारात से ज़्यादा मरगूब हैं या भारतीय अखबारात को ज़्यादा पसंद करते हैं। मैं इसको यू टर्न नहीं कहूँगा, मैं इसको कहूँगा जकावा, डॉज। यानी गाड़ी चलाते चलाते अगर आप पूरा गाड़ी को घुमा लें तो ये यू टर्न होता है। यानी इमरान खान साहब अगर 370 के मामले पे कंप्रोमाइज़ करके, कश्मीरियों के मामले पे कंप्रोमाइज़ करके ये तिजारत शुरू कर देते तो ये यू टर्न था, लेकिन उन्होंने यू टर्न नहीं लिया। उन्होंने सिर्फ उनको एक डॉज दिया या जकावा दिया, गाड़ी को थोड़ा सा ऐसे किया, वापस सीधा कर लिया, बस। ये यू टर्न नहीं था, ये एक टेस्टर समझ लें आप। और बहुत सारे लोग जो हैं वो अब इस वक्त जिनको तनकीद वो कर रहे हैं और बड़ी तकलीफ हो रही है। मैं हैरान हो रहा हूं कि कुछ लोगों ने ऐसा किया, यानी जब इमरान खान साहब ये करने जा रहे थे तो मैं बहुत खिलाफ था इस चीज़ के, और मैं बार बार कह रहा था कि ये नहीं होना चाहिए। जब आर्मी चीफ ने स्टेटमेंट दिया मैं तब भी कह रहा था कि ये नहीं होना चाहिए, हमें कमजोरी नहीं दिखानी चाहिए। हमारा मौक़िफ़ दुनिया के सामने जा रहा है, ठीक है, मौक़िफ़ पर डटे रहें, अल्लाह ताला रास्ता निकालेगा। लेकिन हमारे कुछ साथी जो हैं वो इस हुकूमत की बेइज्जती कर रहे थे। अब जब हुकूमत ने वापस कहा कि नहीं हम उसी अपने पुराने मौक़िफ़ पे कायम है, तो अब वो कह रहे हैं यू टर्न ले लिया, इतना मौका था तिजारत का, वो दूसरी तरफ जाके खड़े हो गए। तो वो सिर्फ मुखालफत करना चाहते हैं, उनका कोई उसूली मौक़िफ़ नहीं है। तो हमारा तो भाई उसूली मौक़िफ़ है कि कश्मीरियों के साथ कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के का जो मौक़िफ़ था, उस मौक़िफ़ के मुताबिक हम खड़े रहेंगे आखिरी वक्त तक, जब तक कि उनका हक नहीं मिल जाता। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शाबाश की और मुबारक के मुस्तहिक है, ये ज़बरदस्त काम उन्होंने किया और इसके लिए उनको दुआएं भी मिलेंगी, बहुत दुआएं। मेरी कश्मीरी बहन भाइयों से दरख्वास्त है कि वो दुआ करें कि जो मुश्किल हमारे लिए है, क्योंकि ये बहुत बड़ी मुश्किल है, कपास मौजूद नहीं है हमारे पास, दुनिया भर के ऑर्डर्स हैं। अल्लाह ताला हमारी ये मुश्किल दूर करे, हमें अच्छी कपास मिल जाए जिससे हम दुनिया के ऑर्डर जो हैं वो पूरे कर सकें। हमारे यहाँ पे माफियाज इतने कमज़ोर हो जाएं कि हमें इंडिया से चीनी ना मंगवानी पड़े, और उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, हुकूमत को खुद भी हाथ पांव मारने पड़ेंगे। कपास की अच्छी पॉलिसी बनाएं, 2 साल के अंदर आप बेहतरीन कपास की प्रोडक्शन कर सकते हैं। 1.5 करोड़ बेल से, यानी 1.5 करोड़ गांठें कपास की हमारे पास होती थी और अब हमारे पास 55 लाख रह गई हैं। ये लगातार पिछले 6-7 साल, 5-6 साल में हुआ है, लगातार 2014 के बाद से लगातार कम होता चला जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जब हुकूमत मिली थी तो 98 लाख बेल्स थी, गांठें थी 98 लाख, और अब 55 लाख हैं। तो इसको वापस बढ़ाइए, 1 करोड़ तक ले जाइए, 1.5 करोड़ तक ले जाइए। 1.5 करोड़ की हमारी ज़रूरत है, वहाँ तक तो ले जाइए, और अल्लाह करेगा ये ज़रूरत बढ़ के, क्योंकि हम अब एक्सपोर्टर बनते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा दुनिया से हमें ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो हो सकता है कि ये ज़रूरत हमारी 2 करोड़ या इससे ज़्यादा हो जाए, अल्लाह करे। और हम इसको पाकिस्तान के अंदर से पूरा कर सकते हैं अगर थोड़ा सा किसानों को फैसिलिटेट करें और टेक्नोलॉजी सही मंगा लें, अच्छा बीज उनको प्रोवाइड करें, थोड़ी रिसर्च करें, तो सारा कुछ हो सकता है। और ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान खुद ही कहते रहे हैं। अब आ जाए एक और मामले पर। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में कुछ जाली अकाउंट पकड़े गए हैं। यह बड़ा मजेदार केस है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक डाटा प्रोवाइड किया है। यानी आपको या मुझे यह समझ नहीं आती थी कि रजा बाकर को ये गालियां क्यों देते हैं, नून लीग वाले और पीपल्स पार्टी वाले, ये हर वक्त रजा बाकर को बुरा भला क्यों कहते हैं, उसको गालियां क्यों देते हैं। तो मुझे वजह अब समझ आई, क्योंकि इनके बंदे स्टेट बैंक में हर इदारे के अंदर बैठे हुए हैं। वो इनको बताते हैं कि जनाब आपका डाटा, आपका रिकॉर्ड इकट्ठा किया जा रहा है, या आपने जो 2 नंबरियां की हैं वो पकड़ी जा रही हैं। तो जब इनको पता चल जाता है, इनके अपने जो चूहे बैठे हुए हैं या इनके अपने जो मुखबर बैठे हुए हैं, वो जब इनको चूहा रिपोर्ट देते हैं तो इनको पता चल जाता है कि जनाब हमारा तो कोई चक्कर या हमारा तो कोई ना कोई करप्शन का केस पकड़ा जा रहा है। तो ये उस इदारे के सरबराह के ऊपर कीचड़ उछालना शुरू कर देते हैं। तो ये जब कीचड़ उछाल रहे थे रजा बाकर पे, तो किसी को समझ नहीं आ रही थी, तो अब समझ आ जानी चाहिए। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जमा करवाए हैं 19 अकाउंट्स जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दिए हैं। उन्होंने कहा जी ये बेनामी अकाउंट्स हैं और ये आपके रिकॉर्ड के अंदर मौजूद नहीं है। ये अकाउंट्स मुस्लिम लीग नून के और पीपल्स पार्टी के हैं। इनमें से 12 अकाउंट मुस्लिम लीग नून के
और 7 अकाउंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं जो इन्होंने कभी भी डिक्लेयर नहीं किए थे। बेनामी अकाउंट इन्होंने वहां पे छुपा कर रखे हुए थे और इनमें करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शंस भी ये दोनों पॉलिटिकल पार्टीज करती रही हैं। अब इलेक्शन कमीशन की जो स्क्रूटनी कमेटी है, उन्होंने दोनों जमातों को आखिरी दफा नोटिस भेज दिया कि आकर जवाब दें, ये अकाउंट आपके हैं तो आपने हमसे छुपाए क्यों थे। और इनके अंदर अब बताना तो ये खाली ये बताना तो मुश्किल नहीं है ना कि ये अकाउंट छुपाए क्यों थे, आगे कोई ना कोई बहाना, लेकिन ये भी बताना पड़ेगा कि इन अकाउंटों में जो पैसा आया वो कहां से आया था। अब वो जो पैसा इन अकाउंटों में आया और जिस जिस जगह से आया वो सारा कमीशन का पैसा है, वो सारा 2 नंबरी का पैसा है, वो सारा फ्रॉड का पैसा है, वो सारा रिश्वत का पैसा है। तो जब ये पैसा पॉलिटिकल पार्टीज के अकाउंट खोल के उनके अकाउंटों में आएगा तो इसका मतलब है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, जो सियासी जमातें हैं, वो फ्रेंचाइज बनी हुई है करप्शन की। यानी उनके नाम पे अकाउंट खोल के उनमें फंड्स के नाम के ऊपर जनाब जाके पीपल्स पार्टी का फलाना अकाउंट है, उसके अंदर जाके पैसा डाल के आ जाए। आपका फलाना काम हम करवा देते हैं, नून लीग का फलाना अकाउंट है, उसके अंदर जाके पैसा डाल के आ जाए। आपके फला बंदे को हम फैसिलिटेट कर देते हैं, नून लीग का या पीपल्स पार्टी का फलाना अकाउंट है, उसके अंदर जाके पैसे डाल के आ जाएं और उसके अंदर से पैसे निकाल के इस्तेमाल भी करते रहें। करोड़ों की ट्रांजैक्शंस हैं, लेकिन वो जो अकाउंट्स हैं उनको कभी भी इलेक्शन कमीशन में डिक्लेयर नहीं किया, वो रखे ही इस काम के लिए हुए थे। तो ये भी करप्शन पकड़ी गई। तो अब आपको समझ आ गई कि रजा बाकर को गालियां क्यों पड़ रही थी। नून लीग वाले इलेक्शन कमीशन में पीटीआई के पीछे पड़े हुए थे, पीटीआई का तो पता नहीं कुछ बनना या नहीं बनना, इनकी उनसे बड़ी करप्शनें पकड़ी गई हैं और उनसे बड़े गंदे मामला पकड़े गए। यानी उनका तो फॉरेन फंडिंग का मामला था ना, बाहर से फंड लेके आए, यहां पाकिस्तान में खर्च कर दिया। तो ये फंड जो है वो मुबैना तौर पे कुछ ऐसे लोगों ने दिया जो पाकिस्तान के खिलाफ हो सकते हैं, रूल तोड़ा है। लेकिन इनकी तो सीधी सीधी करप्शन है, जिसका पता चल रहा है कि अकाउंट बनाए, उनको छुपाया, डिक्लेयर नहीं किया, उनमें पैसे आए, वो खर्च करते रहे, पैसे कहां से आए। अब ये बड़ा क्लियर है और ये अब पीएमएलएन को और पीपल्स पार्टी को इसमें जवाब जमा करवाना पड़ेगा। दूसरा जो ब्रॉडशीट का मामला है वो बड़ी दिलचस्प सूरत इख्तियार कर गया जब काबीना ने कहा कि जी इसकी रिपोर्ट को पब्लिक कर दिया जाए। वैसे इस दफ़ा जो काबीना है वो जो भी रिपोर्ट बनाती है फ़ौरन पब्लिक कर देती है। माजी में ऐसा होता नहीं था, रिपोर्टें छुपा के रखी जाती थी। ये जो रिपोर्ट पब्लिक की गई है इसमें अभी तक के मेरी जो अभी तक मैंने इसके ऊपर पढ़ा है उसमें 3 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं। एक तो रिपोर्ट लिखने वाले जो हैं जस्टिस साहब, वो ये फरमा रहे हैं कि मुझे थ्रेट किया जाता रहा है। यानी ये जज साहब का ये फरमाना है कि मुझे जो है वो थ्रेट किया जाता रहा है। और जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद साहब का ये नोट इसके अंदर शामिल है कि ये जो मारगला का दामन है यानी इस्लामाबाद, यहाँ पे बैठ के मैं इस रिपोर्ट को लिख रहा था तो यहाँ गीदड़ आ जाते हैं, तो मैं गीदड़ भभकियों से डरता नहीं हूँ, मैं अपना काम करता रहूँगा। बहरहाल उनको कई लोगों ने अप्रोच करने की कोशिश की। कौन लोग अप्रोच कर सकते थे? वही हैं जिनके नाम ब्रॉडशीट के अंदर आ रहे थे। अभी ये खुलता चला जाएगा, बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी, लेकिन यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट 3 चीज़ें हैं। एक मैंने आपको बताई, 2 और चीज़ें ये हैं कि 12 डिप्लोमेटिक बैग्स हैं, 12 बैग्स हैं जो डिप्लोमेटिक कहते हैं बाहर से, जो आपको डिप्लोमेटिक बैग्स हैं 12, वो पड़े हुए हैं इस वक्त नैब के पास। उन्होंने इसमें ये रिकमेंड किया है कि उन बैग्स को खोला जाए और उनके अंदर जो स्विस अकाउंट्स के हवाले से तफसीलात हैं उनको देखें और उनको आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि उससे बहुत मदद मिल सकती है पैसा रिकवर करने में नैब को। तो ये स्विस अकाउंट्स आपको पता है जरदारी साहब के हैं, और वो रिकॉर्ड जो इस वक्त दस्तयाब है उस रिकॉर्ड की बुनियाद पे क्या किया जा सकता है ये तो उस रिकॉर्ड को खोलने के बाद पता चलेगा। तो ये एक गड़ा मुद्दा जो है उन्होंने खोल दिया है और उसके ऊपर उन्होंने कहा जी कि बात ज़रूर की जाए और इंक्वायरी की जाए। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तीसरी उन्होंने बताई वो ये है कि ब्यूरोक्रेसी ने इस मुल्क के अंदर और इस मुल्क के बाहर हर तरह का रिकॉर्ड गायब किया है। यानी करप्शन का जितना रिकॉर्ड था, याद रखिएगा कि सियासतदान कभी भी ब्यूरोक्रेट की मदद के बगैर करप्शन नहीं कर सकता। कोई भी शख्स ब्यूरोक्रेसी की मदद के बगैर करप्शन नहीं कर सकता। ब्यूरोक्रेसी या इदारे मदद करते हैं तब करप्शन होती है, और वो हर करप्शन के अंदर हिस्सेदार होते हैं। सियासतदान फंस जाते हैं, बाकी लोग फंस जाते हैं, ब्यूरोक्रेट हमेशा बच जाते हैं, क्योंकि इंक्वायरियां करने वाले भी ब्यूरोक्रेट ही होते हैं। तो ये एक दूसरे को बचा लेते हैं, एक दूसरे की स्किन सेफ कर लेते हैं, और ये मौजूद भी रहते हैं, पैसा भी बनाते रहते हैं। हमारे जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं इनमें ज़्यादातर जो हैं वो अरबों रुपए के मालिक हैं, बहुत सारे, और वो पाकिस्तान से बाहर बहुत बड़ी बड़ी उन्होंने अंपायर्स बनाई हुई हैं, उनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये ब्यूरोक्रेट जो है ये पाकिस्तान के अंदर भी रिकॉर्ड गायब करते रहे हैं दफातर के अंदर से, और पाकिस्तान के बाहर भी ये रिकॉर्ड गायब करते रहे हैं।
और जानबूझकर करते रहे। अब इसके ऊपर भी एक इंक्वायरी होनी चाहिए कि किस किस ब्यूरोक्रेट का क्या किरदार था, तो ये सारी जो है मगरमच्छ पकड़े जाएंगे। एक और खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं आप तक पहुंचा दूं कि डॉक्टर अदनान ने आने के बाद अपना काम शुरू कर दिया है। कुछ फेक खबरें चल रही थी कि मरियम नवाज के प्लेटलेट्स नीचे जा रहे हैं, वैसे नज़र रखनी पड़ेगी उनके प्लेटलेट्स के ऊपर। डॉक्टर अदनान ने जिस मरीज़ को हाथ लगाया उसके प्लेटलेट्स नीचे चले गए। लेकिन इस दफ़ा उनके पास एक मुख्तलिफ गिद्दड़ सिंगी होगी, क्योंकि मरियम नवाज को लेकर नवाज शरीफ साहब के पास जाना है, ये उनका मिशन है। वो मरियम नवाज को लेने आए हैं और हर हाल में उनको ले जाके मियाँ नवाज शरीफ साहब से ये जुदाई उनको ख़त्म करवानी पड़ेगी। राणा सनाउल्लाह साहब ने स्टेटमेंट दे भी दिया है कि लोग बाहर जाते हैं, आ भी जाते हैं, अपने मिलनों को भी जाते हैं, अपनों को मिलने भी जाते हैं। तो मरियम नवाज साहबा के बाहर जाने के इशारे अब उनकी अपनी पॉलिटिकल पार्टी के लोग देना शुरू हो गए हैं। 2-3 बयान पहले आए हैं, राणा सनाउल्लाह साहब का बयान भी आ गया है। डॉक्टर अदनान अपनी गिद्दड़ सिंधी के साथ, गिद्दड़ सिंगी समझते हैं ना आप लोग, ये एक ऐसा टोटका या फार्मूला होता है जिसके ज़रिए से कोई मसला हल किया जा सकता है, मुझे तो ये इसका मतलब लगता है। तो वो अपनी गिद्दड़ सिंगी लेकर पहुंच गए हैं पाकिस्तान में, और इस गिद्दड़ सिंगी के ज़रिए से उन्होंने किस किस को सुंघानी है, क्या करना है, लेकिन उन्होंने मरियम नवाज को पाकिस्तान से लेकर बरतानिया पहुंचाना है। मरियम नवाज के पास 2 रास्ते हैं और वो इस बात को जानती हैं, या तो वो पाकिस्तान से भाग जाएं या फिर उन्हें जेल जाना पड़ेगा, क्योंकि केसेस उनके बड़े क्लियर हैं। और उनमें अब नैब ने रफ्तार पकड़ ली है और नैब ने कहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कि नवाज शरीफ के और मरियम नवाज के केसेस रोज़ाना की बुनियाद पे सुने, हमने अपनी तैयारी मुकम्मल कर दी है। लिहाजा उनके लिए मुश्किलात बहुत बढ़ जाएंगी, लेकिन डॉक्टर अदनान हैं यहाँ पे उनको रेस्क्यू करने के लिए। लेट्स सी वो कितनी जल्दी उनको रेस्क्यू करते हैं, इसके ऊपर नज़र रखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।